प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद आज मंत्री परिषद की बैठक हुई। 5 देशों की सफल यात्रा को लेकर मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। साथ ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता के लिए भी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क और सावधान रहने को कहा है। पिछले दिनों ट्रेन में आगजनी की कुछ घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की रिपोर्ट के बाद रेलवे ने यह अपील की है। रेलवे ने कहा कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति को देखने पर हेल्पलाइन नंबर 139 पर जानकारी दें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगजनी की घटनाओं को लेकर आज एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक के बाद रेल मंत्री ने कहा कि खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की कैबिनेट का आज विस्तार किया गया। 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 2 कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। इस तरह कांग्रेस तमिलनाडु में 59 साल बाद सरकार का हिस्सा बनी है। शपथ ग्रहण के दौरान विवाद भी हुआ। कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार ने शपथ लेने के बाद कामराज, राजीव गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोक दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर में मेडिकल छात्रा की हत्या के षड्यंत्र के मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। संयुक्त निदेशक के नेतृत्व वाली एसआईटी सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों की दोबारा जांच करेगी। कोर्ट ने जांच के दौरान सीबीआई को किसी भी जरूरी व्यक्ति से पूछताछ करने की पूरी आजादी दी है। इस मामले में 25 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है। पीड़ित परिवार ने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पीड़िता के परिवार के मुताबिक वारदात के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई और शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही बरती गई। एयर इंडिया की दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गई। फ्लाइट का पिछला हिस्सा जमीन से टच हो गया। हालांकि इसके बावजूद विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। सभी यात्रियों को क्रू को सही सलामत बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद विमान को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों ने सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। डीजीसीए को भी इस घटना के बारे में बताया गया है। मित्रों, आज हम सबसे पहले गाय काटने की धमकी देने वालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। जब से बंगाल में सत्ता बदली है तब से हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी चर्चा देश भर में होती है। आज चर्चा के केंद्र में गाय है। वही गाय जो हिंदुस्तान की 80% आबादी की आस्था से जुड़ी है। वही गाय जिसके नाम पर हमारे समाज के सो कॉल्ड लिबरल सनातन आस्था का मजाक उड़ाते रहते हैं। मित्रों, आज गाय चर्चा के केंद्र में इसलिए है क्योंकि बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर ने गाय काटने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है बकरीद पर गाय कटेगी और जरूर कटेगी। आज गाय चर्चा के केंद्र में इसलिए भी है क्योंकि टीएमसी की एक महिला सांसद गाय की हत्या कराने के लिए अदालत चली गई है। आज आपको जानना चाहिए जिन्हें डरा हुआ बताया जा रहा है, जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा है, वो आखिर मजहब और कुर्बानी का हवाला देकर गाय काटने की धमकियां क्यों दे रहे हैं। क्या इसका मकसद कुर्बानी देना है या फिर दूसरे समुदाय को भड़काना है। आज आपको समझना चाहिए, जब कई मुस्लिम धर्मगुरु खुद मुसलमानों से गाय नहीं काटने की अपील कर रहे हैं, नियम कानून का पालन करने की सलाह दे रहे हैं, तो टीएमसी क्यों गाय कटवाने का ऑर्डर लेने हाईकोर्ट पहुंच गई। मित्रों, बंगाल की नई सरकार ने ऐलान किया वो किसी भी कीमत पर गैर कानूनी तरीके से पशुओं को नहीं कटने देगी। आज आपको सरकार के ऐलान का जमीन पर असर भी देखना चाहिए और यह भी जानना चाहिए पशुवध पर कानून का पालन करवाने के लिए बंगाल सरकार ग्राउंड पर कौन कौन से कड़े कदम उठा रही है। लेकिन पहले आपको बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। बीजेपी सरकार को नई ठिकाना नहीं दे रहा है। दंड अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है ये आग लिए खेलना नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। पश्चिम बंगाल का सरकार कोई मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगी, कोई कदम उठाएगी तो मैं इनको खिलाफ भी रोड में खड़ा होके सारा मुसलमान को रास्ता पे आने के बाद इनको खिलाफ में आवाज़ उठाएगी। कार्रवाई करने के लिए करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मरने के भी तैयार है, मेरा शहीद होने के लिए भी तैयार है। मित्रों, हुमायूं कबीर बंगाल सरकार को धमका रहे हैं। कह रहे हैं गाय काटने से रोकने का मतलब आग से खेलना है।
शुभेंदु सरकार अगर गाय काटने से रोकेगी तो हुमायूं कबीर कौम के साथ सड़क पर उतरेंगे। हुमायूं कबीर कह रहे हैं, कानून कुछ भी कहे, मुसलमान बकरीद पर गाय काटेगा और जरूर काटेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमान इससे समझौता नहीं करेगा। मित्रों, हुमायूं कबीर तर्क दे रहे हैं कि 1400 साल से गाय कट रही है। बंगाल में 37% मुसलमान गाय खाता है, इसलिए गाय काटना नहीं छोड़ा जा सकता है। मित्रों, देश के करोड़ों हिंदू गाय को माता मानकर उसे सुबह तिलक लगाते हैं, गाय के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सवाल है, उसी गाय को काटने की जिद आखिर क्यों की जा रही है? देश में अक्सर गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दी जाती है, लेकिन क्या करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करना गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा नहीं है? सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता का भी है, जो इस वक्त हुमायूं कबीर के अंदर नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही। मित्रों, बकरीद पर कुर्बानी के लिए कई विकल्प होते हैं। बकरीद के नाम में ही बकरा शब्द जुड़ा है। गाय के अलावा और भी कई पशुओं की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन हुमायूं कबीर को गाय ही काटनी है। और हुमायूं कबीर के अंदर गाय काटने का जुनून इस कदर सवार है कि वो गाय की जान लेने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। मित्रों, इस नफरती जुनून को अपने अंदर दशकों से पाल रहे हुमायूं कबीर जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो बात अपने अधिकारों की करते हैं, अपनी भावनाओं के आहत होने पर चिल्ला चिल्लाकर सिर पर आसमान उठा लेते हैं, लेकिन दूसरे की आस्था का सम्मान भूल जाते हैं। सवाल सीधा है, जब विकल्प मौजूद है तो गाय ही क्यों काटनी है? अगर गंगा जमुनी तहजीब सच में हमारे देश की पहचान है, तो फिर ऐसे कोई कदम क्यों उठाए जाएं जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करें? वैसे हुमायूं कबीर अकेले गाय काटने के लिए बेकरार नहीं है। कई मौलाना उनके कदम से कदम और सुर से सुर मिला रहे हैं। हुमायूं कबीर साहब ने जो कहा है कुर्बानी के ताल्लुक से, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कुर्बानी सदियों से होती आई है और अब भी होगी और भविष्य के दिनों में भी होगी। मित्रों, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी उत्तर प्रदेश के बरेली में रहते हैं, लेकिन बरेली से लगभग 1214 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में रहने वाले हुमायूं कबीर के समर्थन में जोर शोर से आवाज उठा रहे। हो सकता है मौलाना शहाबुद्दीन और हुमायूं कबीर की कभी आपस में बात हुई भी ना हो, लेकिन गाय काटने का जुनून दोनों को वैचारिक रूप से जोड़ता है। इसलिए बरेली के मौलाना मुर्शिदाबाद में गाय काटने वाले हुमायूं कबीर के पक्ष में चट्टान की तरह खड़े हैं। मित्रों, हुमायूं कबीर को भी पता है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को भी पता है, अगर वो गाय को काटने की बात करेंगे तो हिंदुओं को इससे दुख होगा, उनकी भावनाएं आहत होंगी। यही वो चाहते भी हैं। ये गाय काटने के लिए मरने मारने को तैयार हैं। आज हुमायूं कबीर और मौलाना शहाबुद्दीन के वैचारिक मित्रों को भी उनकी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, अपनी आंखों के सामने से पड़ा पर्दा हटाना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब के तट पर बैठकर बांसुरी बजाने वाले ये वो लोग हैं जिनको हुमायूं कबीर जैसे मुसलमान डरे हुए नजर आते हैं। मित्रों, यकीन मानिए, ऐसे लोगों के विचारों पर हुमायूं कबीर और मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके बयानों से आज हिंदू बहुत आहत हैं। आज आप उनकी बात भी उनकी ध्यान से सुननी चाहिए। हुमायूं कबीर विक्षिप्त मानसिक रोग से पीड़ित है। सनातनी हुमायूं कबीर जैसे गद्दार को भी कुर्बानी देने का काम करेगा, उसको भी बलि देने का काम किया जाएगा। राम रूपी अधिकारी जी अवतार ले लिए हैं, एक एक करके वहाँ हिसाब बनाएंगे। अब ये भर भर बोल रहा है, इसको पता नहीं है सनातन की ताकत। बंगाल में सनातन जग चुका है। जो गौ माता को काटेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता, गौ माता को कोई भी काट नहीं सकता। गाय हमारी माता है और हमारी माता को कोई काटेगा तो उसे हम बख्शेंगे नहीं। मित्रों, ये बयान बता रहे हैं साधु संत बंगाल में गाय काटने की जिद से काफी खफा हैं, लेकिन बंगाल में कुछ नेताओं को हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद पर गोवंश को काटने के नियमों को सख्ती से लागू किया तो टीएमसी इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि बकरीद का त्योहार 27 या 28 तारीख को है, इसलिए बहुत ही कम समय बचा है। धारा 12 के तहत सरकार को छूट देने का अधिकार है, इसलिए इस त्योहार के लिए बैल, गाय और भैंस की कुर्बानी पर छूट दी जाए। मित्रों, ये याचिका विधायक जेबी अखरुजुमान के जरिए दायर की गई है।
इसमें पशुवध अधिनियम 1950 की धारा 12 के तहत ईद उल अजहा यानी बकरी ईद पर छूट मांगी गई है ताकि कुर्बानी की प्रक्रिया हो सके। इस याचिका में कहा गया कि अगर आखिरी समय में रोक या सख्त आदेश लागू किए जाते हैं तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि डेयरी, पशुपालन और पशु व्यापार से जुड़े कई हिंदू परिवारों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। मित्रों, हमने अभी आपको साधु संतों के बयान सुनवाए थे, जिसे सुनकर समझना मुश्किल नहीं हिंदू समाज गाय की कुर्बानी की बात से कितना आहत है, लेकिन कोर्ट में बताया जा रहा है गाय की कुर्बानी नहीं हुई तो हिंदुओं की रोजी रोटी छिन जाएगी और मुसलमानों की आस्था आहत हो जाएगी। मित्रों, सबसे हैरान करने वाली बात यह, मुस्लिम नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और कई मुस्लिम धर्मगुरु भी हिंदुओं की आस्था को देखते हुए सरकार के नियमों को मानने और गायों की कुर्बानी नहीं करने की अपील कर रहे हैं। गाय की हत्या करने से अगर हमारे हिंदू भाइयों की जज्बात में ठेस पहुंचता है, उनको अगर दुख होता है, तो मेरे ख्याल से गाय की कुर्बानी करना नहीं चाहिए। गाय की सुरक्षा हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश का हिंदू हमारा बड़ा भाई है, उसकी आस्था का सम्मान करना हमारे लिए सर्वोपरि है। गाय को गौ माता कहा जाता है और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करें। प्रियो राज्यवासी, इस साल हम कुर्बानी देंगे लेकिन गाय की नहीं। हमें कानून का सम्मान करना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि जब सीपीएम सरकार थी और ममता के तीनों शासन में गाय की कुर्बानी होती थी तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी। इस साल सोशल मीडिया पर हाँ या ना कहा जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कानून का सम्मान करना है। कुर्बानी होगी लेकिन गाय की नहीं। मुस्लिम समाज सेवी, मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय मत काटिए। मुसलमान बकरों की कुर्बानी दे, लेकिन नेता कोर्ट के पास गाय काटने की छूट का आदेश लेने पहुंच गए। मुस्लिम धर्मगुरु अपील कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाए। इसके बावजूद एक तबका गाय काटने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आज आपको बकरी ईद से पहले सरकार के उस आदेश के बारे में जानना चाहिए जिसमें पशुवध से जुड़े कानून को कड़ाई से लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल में बकरी ईद से पहले सरकार ने साफ कर दिया कि अब गाय, बैल, बछड़ा या भैंस जैसे गौवंश को मन मर्जी से नहीं काटा जा सकता। पश्चिम बंगाल में 14 वर्ष से कम उम्र के जानवर को काटने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को ऐसे जानवर की कुर्बानी देनी है तो पहले सरकार से फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब जानवर बहुत बूढ़ा हो, खेती या प्रजनन के काम में ना रहे या किसी गंभीर बीमारी या चोट से हमेशा के लिए अक्षम हो गया हो। यह सर्टिफिकेट इलाके के नगर पालिका चेयरमैन या पंचायत समिति के सभापति और सरकारी पशु चिकित्सक जारी कर सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि कुर्बानी खुले मैदान, सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी। केवल सरकारी या अधिकृत बूचड़खाने में ही जानवर काटे जा सकेंगे। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे 6 महीने तक जेल, 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मित्रों, ये कोई नया फैसला नहीं है। शुभेंदु सरकार ने सिर्फ 1950 के वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली टीएमसी सरकार के समय यह कानून ढीला था, इसीलिए पशुओं का वध हो रहा था। हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा और जो कैटल एकदम ही असुस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1950s का जो आइन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे। मित्रों, सरकार के मंत्री खुद बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में बकरों और भेड़ों की कुर्बानी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल गोवंश पर सख्ती है। सरकार का कहना है यह कदम अवैध पशुवध रोकने और उपयोगी पशुओं की रक्षा के लिए। इससे हिंदुओं की भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। लेकिन हुमायूं कबीर जैसे नेता कह रहे हैं गाय को किसी भी कीमत पर काट कर रहेंगे। मित्रों, हुमायूं कबीर कुछ भी कहें लेकिन सरकार की सख्ती का असर दिख रहा है। आज आपको जानना चाहिए सरकारी आदेश के बाद बंगाल के मुसलमान कैसे बकरी ईद मनाने की
तैयारियां कर रहे हैं। हमारे यहाँ बकरी भी है, बकरा भी है और दुम्बा भी है और दूसरे मतलब जानवर भी जो कुर्बानी के लिए हमारे मजहब में निशानदेही किए गए हैं, तो जिनसे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचता है, जिससे किसी को तकलीफ नहीं होगी, हम उन जानवरों की कुर्बानी देंगे। गवर्नमेंट अगर कोई रूल देता है तो आप मुसलमानों को गोरू नहीं काटना है, अगर गवर्नमेंट मना करे तो नहीं काटनी चाहिए। लगता है कि हुमायूं कबीर का सोच है, अगर बीफ नहीं मिलेगा, गाय का मांस नहीं मिलेगा, वो जी ना सकता है, मर जाएगा, तो उसका बात है, हमारा बात नहीं है। मित्रों, जो नफरती नहीं है वो बंगाल सरकार के फैसले को सही मान रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन देश के लिबरल गैंग को इससे आपत्ति हो सकती है। ये वो लोग हैं जो गाय को माता कहने पर मजाक बनाते हैं। ये लोग गोमूत्र पीने का उपहास करते हैं। खुद को बुद्धिजीवी बताने वाला ये वर्ग गो हत्या को पर्सनल चॉइस और फूड फ्रीडम कहता है और हर गाय बचाओ आंदोलन को हिंदू फांसीवाद का नाम देता है। आज इनको सिद्ध हो चुके वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जानना चाहिए हिंदू गाय की पूजा क्यों करते हैं। मित्रों, गाय के गोबर को लेकर दावा है कि उसमें रेडिएशन के असर को कम करने की क्षमता होती है। इस विषय पर विदेशों में भी कुछ रिसर्च हुई है। पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर पर हुए कुछ अध्ययनों में एंटीबैक्टीरियल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण मिले हैं। गाय के घी में CLA नाम का तत्व पाया जाता है, जिसे कुछ शोधों में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और कैंसर रोधी माना गया है। कई लोग मानते हैं कि गाय के आसपास रहने से मानसिक शांति मिलती है और सर्दी, खांसी जैसी परेशानियों से आराम महसूस होता है। मित्रों, भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश बन चुका है। 2024-25 में भारत में करीब 248 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। डेयरी सेक्टर भारत की कुल GDP में 5% से ज्यादा योगदान देता है। दूध और पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसीलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 भी कहता है कि सरकार खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दे और गाय, बछड़ों, दूध देने या खेती में काम आने वाले पशुओं की रक्षा करने की कोशिश करे। यानी आस्था, वैज्ञानिक, आर्थिक के साथ साथ कानूनी आधार पर भी गाय की रक्षा होनी चाहिए। बंगाल में ये करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है और ये जो कुछ लोग हैं, इन्हें कोर्ट का वो फैसला भी पसंद नहीं आएगा जो अब हम आपको बताने वाले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय की कुर्बानी त्योहार का हिस्सा नहीं है। यानी जो लोग गाय की हत्या को कुर्बानी के नाम पर जायज ठहराने के लिए याचिका लेकर आए थे, उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि गाय की कुर्बानी का बकरी ईद से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब यह कि जो लोग धमकी देकर कह रहे हैं कि बंगाल में गाय कटेगी और जरूर कटेगी, उनके लिए यह जरूरी सूचना है। उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि बंगाल में गाय नहीं कटेगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगी। डीएनए मित्रों, शुभेंदु सरकार बंगाल में उन कानूनों को सख्ती से लागू करा रही है जिन्हें ममता सरकार के दौरान कोई नहीं मानता था। अब हम टीएमसी के बुलडोजर प्रोटेस्ट का विश्लेषण करेंगे। आज ममता बनर्जी ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बुलाया था। तारीख और जगह पहले से तय थी, लेकिन इस प्रदर्शन में सिर्फ 100 कार्यकर्ता ही पहुंचे। सोचिए, इस विधानसभा चुनाव में ममता की पार्टी को करीब 2.5 करोड़ वोट पड़े हैं। पार्टी के पास लाखों कार्यकर्ता हैं। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तादाद हजारों में है। ये वो पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं पर वोट के लिए हिंसा करने के आरोप भी लगते रहते हैं, इतने आक्रामक हैं। लेकिन आज के प्रदर्शन से टीएमसी के ज्यादातर कार्यकर्ता दूर ही रहे। कल ममता बनर्जी ने जीते हुए विधायकों को बुलडोजर के विरोध में सड़क पर उतारा था। वहां भी ज्यादातर विधायक प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। आज कार्यकर्ताओं ने भी यही काम किया, यानी लगातार 2 दिन में 2 बार दीदी की पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और दोनों बार असफल साबित हुई। कोलकाता से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बंगाल में जिस पार्टी ने पिछले 15 साल राज किया, सत्ता पर काबिज रही, उस पार्टी की हालत आज क्या हो गई है, ये आप इन तस्वीरों से समझिए। ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव हारने के बाद पहली बार प्रदर्शन की बात कही थी। दावा किया था कि तृणमूल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, लेकिन जो दिखा वो आज टीएमसी की बंगाल में हालत को साफ बयां कर रहा था। कल विधायकों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हालत ये थी कि टीएमसी के जीते हुए 80 विधायकों में आधे भी नहीं पहुंचे। और आज जहां बात बड़े प्रदर्शन की थी, उस प्रदर्शन में 100 लोग भी शामिल नहीं हुए। सोचिए, ये वही पार्टी है जिसे लेकर ममता दीदी हर मुद्दे पर पैदल मार्च करती थी।
जब सड़क पर निकलती थी तो साथ में बंगाल के सेलिब्रिटी समेत पीछे हजारों कार्यकर्ता चलते थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज ना तो सड़क पर ममता दीदी खुद उतरी और ना ही उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ और ना ही कोई सेलिब्रिटी। प्रदर्शन के नाम पर कोलकाता में मुट्ठी भर कार्यकर्ता जमा हुए, जिसमें टीएमसी के कुणाल घोष शामिल थे। सड़क के कोने में गिनती के कुछ लोग प्रदर्शन करने बैठे, जिनकी गिनती करें तो धरने पर सिर्फ और सिर्फ 16 कार्यकर्ता थे। एक वक्त तो हालत ऐसी दिख रही थी कि मीडिया कर्मियों की संख्या टीएमसी के प्रदर्शनकारियों से ज्यादा थी। इसमें बड़ी बात यह थी कि टीएमसी की टॉप लीडरशिप यानी ममता दीदी खुद और अभिषेक बनर्जी ने इससे किनारा कर लिया। टीएमसी का यह प्रदर्शन आज सियालदह और हावड़ा में होना था, यानी वहां जहां बुलडोजर एक्शन हुआ था। हावड़ा में तो प्रदर्शन ही रद्द कर दिया गया। वजह पुलिस की परमिशन ना मिलना बताया गया और सियालदह में प्रदर्शन के नाम पर मुट्ठी भर लोग ही नजर आए। हालांकि टीएमसी इस प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस पर आरोप लगाती दिखी। पुलिस को हमने लिखा था, परमिशन मांगा था। सुबह से पुलिस का ये डिस्कशन था, स्टेज कितना होगा, कितना बड़ा होगा, ऐसे। वो लास्ट 45 मिनट्स आगे वो लोग बोल दिया कोई परमिशन नहीं होगा, इसीलिए हमको रास्ते में बैठना पड़ा। फिर हमने बोला एक डेलीगेशन स्टेशन पे जाएंगे, क्योंकि हम रेलवे को एक विकल्प प्रस्ताव देने वाला है, तो देखना पड़ेगा स्पॉट को। लेकिन पुलिस अलाउ नहीं किया, तो हम लोग कोई अशांति नहीं चाहता, इसीलिए हम फिर डीआरएम को एक फ्रेश लेटर लिखेंगे। बंगाल के चुनाव के बाद ये टीएमसी के पास पहला मौका था दिखाने का कि अब भी बंगाल में थोड़ी पकड़ उनकी है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में तस्वीरें नजर आई, उसने बता दिया कि अब टीएमसी के हालात क्या हो गए हैं। ना एकजुटता दिख रही है, ना ही दबदबा। बंगाल में जो बुलडोजर व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो कानून व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। ये लोग संदेश दे रहे हैं कि हम तो अतिक्रमण करेंगे, आप उसे तोड़ नहीं सकते। ये लोग चीख कर कह रहे हैं हम तो गाय काटेंगे, आप उसे रोक नहीं सकते। ये लोग कह चुके हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आप हमें टोक नहीं सकते। ये देश क्या ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा और इसके लिए आपको बदलना होगा। आपके लिए देश और देश का संविधान नहीं बदलेगा। मित्रों, देश के अंदर कुछ लोगों के मन में कानून व्यवस्था के खिलाफ जहर भरा है, तो नॉर्वे जैसे देश में भारतीयों के प्रति रंग भेद का जहर भरा हुआ है। नॉर्वे के विषैले सांपों के अंदर से हमने डीएनए में जहर निकालने की शुरुआत की और इसी को देखकर एक स्वाभिमानी हिंदुस्तानी ने देश के आत्मसम्मान की आवाज उठाई है। नॉर्वे के पत्रकारों की नस्ल भेदी सोच के खिलाफ हमारा अभियान कैसे बढ़ता जा रहा है, यह आज आपको जानना चाहिए और आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यह बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह बात पूरे देश की है। हालांकि देश के एक जिम्मेदार नागरिक ने नॉर्वे में स्थित भारतीय दूतावास को चिट्ठी लिखी है और इस मुद्दे पर नॉर्वे की सरकार से बात करने का आग्रह किया। मित्रों, यह चिट्ठी इसलिए लिखी गई है क्योंकि कार्टून बनाने वाले नॉर्वे के नस्ल भेदी पत्रकार ने कार्टून के रंगों के जरिए भी 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित करने का प्रयास किया है। इसलिए आज हम कार्टून के जरिए रंग भेद दिखाने वाले, गोरा काला करने वाले सपेरे संपादक का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, मनुष्य का मूल्य उसकी चमड़ी के रंग से नहीं, उसके चरित्र से तय होना चाहिए। लेकिन आज भी 21वीं शताब्दी में नॉर्वे के निकृष्ट सोच वाले पत्रकार रंग से मनुष्य के बारे में विचार बना रहे हैं। घोर विकृत मानसिकता वाले जिस पत्रकार ने नॉर्वे के अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्टून बनाया था, उसने वेशभूषा से लेकर कार्टून के रंगों तक में अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाई है। आज हम फिर से आपको वो कार्टून दिखा रहे हैं जो नॉर्वे के सबसे बड़े और वहां के तथा कथित प्रतिष्ठित अखबार ऑफ्टेन पोस्टन में छपा था। सबसे पहले आप कार्टून के रंगों को ध्यान से देखिए, कार्टून का रंग देखिए और समझिए। रंग देखिए आप, ये जानबूझकर किया गया है। वो जो नस्ल भेदी सोच है ना, वो रंग भेद वाली जो सोच है, जानबूझ करके ये दिखाने की सोच की गोरा और काला क्या है, वो सोच इस कार्टून में दिखती है। कार्टून में काला रंग भरा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रंग काला दिखाया गया। मित्रों, इस मानसिकता को समझिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पीएम मोदी नहीं, पूरे भारत का रंग काला है। 140 करोड़ भारतीयों को काला बताया गया है।
ये कार्टून बनाने वालों की काली मानसिकता का प्रतिबिंब है। नॉर्वे के तथाकथित प्रतिष्ठित अखबार में छपा ये कार्टून उसके सपेरे संपादक की सड़ी हुई सोच का प्रतीक है। ये प्रेस की स्वतंत्रता में नंबर 1 बताए जाने वाले नॉर्वे की पत्रकारिता की नस्लवादी सोच का उदाहरण है। और यह भी जान लीजिए, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के रंग को काला दिखाने की बात नहीं है, बल्कि समूची भारतीयता पर मानसिक चोट है। इसलिए आज हम फिर से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या अब भी कुछ लोग नॉर्वे के पत्रकारों को अपना रोल मॉडल मानते हैं? क्या अब भी उन्हें बुरा नहीं लग रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पर रंगभेदी टिप्पणी की गई, या फिर वो अब भी वैचारिक विरोध के नशे में डूबे हुए हैं और सपेरे संपादक और जहरीले पत्रकारों का समर्थन कर रहे हैं? और फिर बता रहे हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री तक नहीं है, इसके जरिए वो भारत को टारगेट कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतीय के रंगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो नहीं जानते कि हम लोग रंग में विश्वास नहीं रखते हैं, हम कर्म में विश्वास रखते हैं। और कर्म किस तरीके से मनुष्य को उत्कृष्ट बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाता है, ये भारतीयों ने हर कदम पर साबित किया है। मित्रों, अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत मानवाधिकार नेता मैल्कम एक्स ने कहा था, यदि किसी इंसान को उसके रंग के कारण कमतर समझा जाए तो वो सभ्यता की हार है, लेकिन असभ्यता की पराकाष्ठा पर बैठकर पत्रकारिता करने वाले नॉर्वे के सपेरे संपादक यही कर रहे हैं और अपने जहरीले पत्रकारों से भी यही करवा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अपनी संकीर्ण सोच को कार्टून में उतारने वाला वो पत्रकार कौन है और वो नस्लीय मानसिकता की बीमारी से कितना अधिक पीड़ित है। मित्रों, उस कार्टूनिस्ट का नाम मार्विन हालेरकर है। 62 वर्षीय मार्विन पिछले 36 वर्षों से पत्रकारिता का दावा कर रहा है और कार्टून बना रहा है। अपने कार्टून में नस्लीय रंग भरने वाले मार्विन को नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार भी मिल चुका है। सोचिए, जिस देश में नस्लीय विचारों से भरे पत्रकार को सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाता हो, वो देश फ्रीडम ऑफ स्पीच में नंबर 1 होने का दावा करता है। इस जहरीले कार्टूनिस्ट को जब पुरस्कार मिला था, तब उसने कहा था कि कार्टूनिस्ट सत्ता के खिलाफ अपनी बात रखने में मदद करते हैं। सोचिए, जो पत्रकार सत्ता को डीकंस्ट्रक्ट करने के नाम पर पुरस्कार जीतता है, वही जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का कार्टून बनाता है तो उसमें नस्ल भेद का रंग भर देता है। कार्टून में वो न सिर्फ अपनी विकृत मानसिकता का रंग भरता है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री को फटी पुरानी कुर्ता धोती पहनकर बैठा हुआ दिखाता है। फिर भी कार्टून में उन्हें सपेरे जैसा लुक दिया गया। क्यों? क्योंकि कार्टून बनाने वाले पत्रकार मार्विन की सोच गंदी है। नॉर्वे के तथाकथित प्रतिष्ठित अखबार ऑफ्टन पोस्टन में लेख लिखने वाले पत्रकार का नाम फ्रैंक रोजाविक है। अब हम आपको संकीर्णता से भरे इस जहरीले पत्रकार फ्रैंक रोजाविक के बारे में भी बताना चाहेंगे। फ्रैंक रोजाविक विदेशी मामलों का मुख्य समीक्षक है, यानी नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार में विदेशी मामलों का सबसे बड़ा पत्रकार वही है। 61 वर्षीय फ्रैंक रोजाविक शुरुआती दौर में वामपंथी विचारधारा का वाहक रहा है। बाद में वो यूरोप की उस कथित ग्लोबल सोच का प्रचारक बन गया जिसे भारत की तरक्की हमेशा चुभती है। 2022 में इसने एक किताब लिखी जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति और कैंसिल कल्चर के नाम पर लिबरल समाज पर बढ़ते दबाव की आलोचना की थी। मित्रों, जो आदमी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ किताब लिखता है, वही भारत जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री पर लेख लिखता है और उसकी हेडलाइन रखता है, एक चालाक और थोड़ा झुंझलाहट पैदा करने वाला आदमी। और इसी हेडलाइन के साथ लिखे लेख में नस्ल भेदी कार्टून भी लगाता है। सोचिए उसके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। इस जहरीले पत्रकार फ्रैंक रोजाविक की वैचारिक बेईमानी के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। यह अमेरिका और रूस पर किताब लिख चुका है। जब ट्रंप या पुतिन के बारे में लिखता है तो इसके शब्द चापलूसी की चाशनी में डूबे रहते हैं, लेकिन जब यही व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है तो उसका नस्लवादी नजरिया सामने आने लगता है। और इस बार भी यही हुआ है। डियर मित्रों, नॉर्वे के अखबार में जहरीले शब्दों में लेख लिखने वाले और नस्लीय मानसिकता से कार्टून बनाने वाले पत्रकार आज जो कह और दिखा रहे हैं, वो असल में उनके डीएनए में बसा हुआ है। उनके भीतर भारत और भारतीयों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तब साफ दिखाई देता है कि आज नॉर्वे के पत्रकारों ने जो किया, वैसी दूषित सोच यूरोप के लोगों में सदियों से मौजूद रही है।
इन्हीं के पुरखों ने कभी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को अश्वेत होने के कारण ट्रेन से धक्का दिया था, कनाडा में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ अशिष्ट व्यवहार किया था और अपमानजनक सवाल पूछे थे। इनके ही वैचारिक साथियों ने कभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम पर अपमानजनक तरीके से गहन तलाशी ली, तो कभी शिल्पा शेट्टी और शाहरुख खान के साथ अभद्रता की और आज अखबार में लिखकर, कार्टून छापकर हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, वर्ष 1797 में चार्ल्स ग्रांट ने अपनी किताब में भारतीयों को, 1797 की बात बता रहे हैं, चार्ल्स ग्रांट ने भारतीयों को अपनी किताब में नैतिक रूप से भ्रष्ट बताया था। ये तब से सोच है इनकी। जेम्स मिल ने 1817 में एक किताब लिखी जिसमें उसने भारतीयों को पिछड़ा हुआ बताया था। भारतीय सभ्यता के खिलाफ दूषित विचार रखने वाला ये किताब वर्षों तक ब्रिटेन और यूरोप के लोगों के लिए भारत को समझने का माध्यम बनी रही। अब आप सोचिए, जो लोग ऐसी किताबें पढ़कर बड़े हुए हों, जिनके पुरखे अपने बच्चों को यही सिखाते और बताते रहे हों, वो क्या जानेंगे। दुर्भाग्य यह है कि आज की तारीख में जब पूरी दुनिया हथेली पर आ गई है, तब भी कुछ लोग इसी संकीर्णता में जी रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ एक मुहावरा कहा जाता है, कुएं का मेंढक। लेकिन मित्रों, ये कुएं के मेंढक से ज्यादा कुएं के सांप हैं, जो बेहद जहरीले हैं। ये अपना जहर लेखों और कार्टूनों के जरिए फैलाते हैं। ऐसे जहरीले पत्रकारों और सपेरे संपादकों को हमारे देश के कुछ कुंठित पत्रकारों की टोली भी अपना आदर्श मानती है, उनसे सीखना चाहती है और दूसरों को भी सिखाना चाहती है। ऐसे डिजाइनर पत्रकारों से आज हम फिर कहना चाहेंगे कि नॉर्वे के जहरीले पत्रकारों ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कार्टून में नस्लवाद का रंग नहीं भरा है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों पर रंगभेदी टिप्पणी की है। उन्होंने देश का अपमान किया है। क्या अब भी आप अपने आत्मसम्मान पर चोट महसूस नहीं कर रहे हैं? अब भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? क्योंकि इस अपमान के खिलाफ देश का स्वाभिमानी नागरिक जाग चुका है। देश के स्वाभिमानी नागरिक BL टेकरीवाल ने नॉर्वे में भारतीय दूतावास को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में BL टेकरीवाल साहब ने भारतीय मूल्यों के बारे में विस्तार से बताया है और भारतीय दूतावास के अधिकारियों से कहा है कि नॉर्वे के सपेरे संपादक ने जो अभद्रता की है, उसके बारे में वो वहां की सरकार से बात करें। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भारत को किसी नस्लवादी कार्टून से नहीं, बल्कि उसके लोकतांत्रिक चरित्र, सभ्यगत गहराई और वैश्विक योगदान से समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना अपमानजनक चित्र केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की लोकतांत्रिक पसंद और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को नीचा दिखाने की कोशिश है। जिस तरह हमने कल डीएनए में बताया था, भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस तरह आगे बढ़ रहा है, उसी आधार पर टेकरीवाल साहब ने सवाल उठाया कि नॉर्वे कैसे भूल गया कि हम सांप सपेरे की छवि से बहुत आगे निकल चुके हैं और आज माउस चलाने में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि भारत की ताकत उसकी विविधता है, कमजोरी नहीं है। और आखिर में उन्होंने नस्लवादी व्यंग्य का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि तथ्यों से देने की बात कही है। जाहिर है, जिसके पास तर्क और तथ्य नहीं होते और जो संकीर्णता से भरे होते हैं, वही नस्लवाद की भाषा बोलते हैं। भारत के पास तर्क भी है, तथ्य भी हैं और यह भी सत्य है कि जिस नॉर्वे के जहरीले पत्रकार ने भारत का अपमान करने की कोशिश की, उसी देश की सरकार भारत में $100 अरब निवेश करने के लिए तैयार है। अब हम आपको सुनाते हैं टेकरीवाल साहब ने क्या कहा है। हमने रात को टीवी पे डीएनए में देखा, राहुल जी सिन्हा इसके बारे में बता रहे थे, तो हमको बहुत दुख हुआ। भारत जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है, इसलिए तो इस भारत के बारे में आज जब भारत उभर रहा है और तीसरी महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है, तब इस तरह की बातें लिखना हमें बहुत दुख हुआ। तो हमने रात को सोच लिया था कि इंडियन एम्बेसडर को वहाँ लिखना है ताकि इसको वो काउंटर कर सके। सुना आपने, ये एक आत्मसम्मान से भरे स्वाभिमानी भारतीय नागरिक की आवाज है। BL टेकरीवाल साहब पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उससे पहले वो भारतीय हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अब सवाल यह है, क्या वो अकेले लड़ेंगे या उनके साथ आप भी खड़े होंगे? 140 करोड़ लोग खड़े होंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। यहां बैठकर कुछ लोग जो समर्थन कर रहे हैं ना, वो भी देश का अपमान कर रहे हैं। मैं फिर से देश के डिजाइनर पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, क्या अब वो अपनी वैचारिक कुंठा से बाहर निकलेंगे? क्या अब भी उनका खून नहीं खौल रहा, या फिर उनकी आंखों पर अब भी किसी पार्टी विशेष और नेता विशेष के वैचारिक विरोध की पट्टी बंधी हुई है?
आपके हमारे 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री पर रंगभेदी टिप्पणी की गई। क्या आप अब भी उसी नॉर्वे पत्रकारिता के पक्ष में खड़े हैं? हम फिर से कह रहे हैं, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। एक व्यक्ति आगे आया है अभी, क्या हम सब इसमें शामिल होंगे? मित्रों, बराक ओबामा ने कहा था कि रंगभेद केवल शरीर को नहीं, समाज की आत्मा को भी घायल करता है। और जब तक आपको, देशवासियों को इस जख्म का एहसास नहीं होगा, जब तक मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे ही रंगभेद का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि जहरीली और संकीर्ण सोच से ग्रसित कुछ पश्चिमी देशों को अब भी ये भ्रम है कि भारत बौद्धिक रूप से इतना संगठित और मुखर नहीं हुआ कि वो अपमान का करारा जवाब दे सके। ये ना, सच बोलिए और सच मानिए, बहुत अपमानित करने वाली बात है। 140 करोड़ भारतीय यहां बैठे हुए हैं। विदेशों में बैठे कुछ लोग भारत के खिलाफ जब सोशल मीडिया पर एजेंडा चलाते हैं तो मिनटों में वो एजेंडा ट्रेंड करने लगता है, उसे ट्रेंड करा दिया जाता है, पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। देखो भारत के बारे में, भारत के खिलाफ किस तरीके से मुद्दे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लेकिन आज भारत के खिलाफ ये जो एजेंडा रंगभेद का, नस्लभेद का किया गया, क्या उन तक ये आवाज 140 करोड़ भारतीयों के जरिए नहीं पहुंचनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जवाब ऐसा मिलेगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस नॉर्वे की अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर वैश्विक व्यापार और आर्थिक साझेदारियों पर निर्भर है, वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री पर रंगभेदी टिप्पणी करने का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। डीएनए मित्रों, कहा जाता है मजबूरी ही अक्सर नई शुरुआत की वजह बनती है। हमारा अगला विश्लेषण मजबूरी की वजह से हो रही इस नई शुरुआत को लेकर है, लेकिन यह शुरुआत हमारे, आपके और सभी भारतवासियों के लिए अच्छी है। गल्फ में भारत के सबसे अच्छे दोस्त यूएई ने तेल के निर्यात का नया तरीका ढूंढ लिया है। यूएई अपने तेल के निर्यात के लिए एक नई पाइपलाइन बना रहा है जिसका नाम वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन रखा गया है। मित्रों, इस पाइपलाइन के शुरू होने के बाद यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहेगा। युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट भले ही बंद रहे, लेकिन यूएई का तेल बिना किसी रुकावट के सप्लाई होता रहेगा। तेल से उसकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पाइपलाइन की शुरुआती जो है वो अबू धाबी के पास हाबशान ऑयल एंड गैस फील्ड से होगी। पाइपलाइन के जरिए हाबशान को फुजैरा पोर्ट से जोड़ा जाएगा। फुजैरा ओमान की खाड़ी में स्थित यूएई का एक बंदरगाह है। खास बात यह कि फुजैरा पोर्ट के जरिए तेल के निर्यात के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते जाने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, हाबशान और फुजैरा पोर्ट के बीच एक पाइपलाइन पहले से है, अब उसी के समानांतर एक और पाइपलाइन बनाई जा रही है। यूएई की सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक दूसरी पाइपलाइन का 50% काम पूरा हो चुका है। ईरान युद्ध की वजह से यूएई इस पाइपलाइन का निर्माण काफी तेजी से कर रहा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इस प्रोजेक्ट को 10 गुना तेज रफ्तार से पूरा करने के आदेश दिए हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक 380 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन अगले साल यानी 2027 तक शुरू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पाइपलाइन पर 4 से लेकर 6 अरब डॉलर यानी 38,000 करोड़ रुपए से लेकर 57,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फुजैरा के जरिए यूएई के तेल निर्यात की क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। मित्रों, हॉर्मुज बंद होने से यूएई को काफी नुकसान हो रहा है। एक पाइपलाइन पहले से होने के कारण यूएई का पूरा तेल निर्यात तो नहीं रुका, लेकिन कम से कम 40% निर्यात प्रभावित हो रहा है। सोचिए, जिस देश की 40% आमदनी तेल के निर्यात पर निर्भर है, उसका 40% निर्यात ठप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी जारी की है कि इस नाकेबंदी के कारण 2026 में यूएई की जीडीपी में लगभग 2% की गिरावट आ सकती है। इसी आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए यूएई तेजी से अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहा है। मित्रों, पहली पाइपलाइन के जरिए यूएई रोजाना 18 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है, लेकिन दूसरी पाइपलाइन तैयार होने के बाद यह क्षमता 36 लाख बैरल हो जाएगी। दूसरी पाइपलाइन बन जाने के बाद यूएई अपना पूरा तेल निर्यात फुजैरा के जरिए कर पाएगा। वर्तमान में यूएई का तेल निर्यात लगभग 30 लाख बैरल प्रतिदिन है। दोनों पाइपलाइन शुरू होने के बाद वो 36 लाख बैरल तक तेल का निर्यात फुजैरा पोर्ट के जरिए कर सकेगा। यानी आगे यूएई के निर्यात में बढ़ोतरी होती भी है तो हॉर्मुज के रास्ते सप्लाई की जरूरत नहीं होगी। डीएनए मित्रों, ये खबर भारत के लिए भी अच्छी है। कच्चे तेल के मामले में यूएई भारत के प्रमुख सप्लायर्स में से एक है। रूस, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत सबसे ज्यादा तेल यूएई से ही खरीदता है। भारत के कुल तेल आयात का लगभग 11% हिस्सा कच्चा तेल यूएई से ही आता है। यानी पाइपलाइन बन जाने के बाद
भारत को ये तेल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पिछले हफ्ते पीएम मोदी के यूएई दौरे में दोनों के देशों के बीच समझौता हुआ था कि यूएई भारत में 3 करोड़ बैरल तेल का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा। तेल का यह भंडार बनाने में भी फुजैरा से तेल की सप्लाई काम आएगी। अगर यूएई को भारत तेल की सप्लाई करनी है तो फुजैरा से तेल लादने के बाद जहाज सीधे ओमान की खाड़ी में पूर्व की दिशा में आगे बढ़ेगा। ओमान की खाड़ी को पार करते ही जहाज सीधे अरब सागर में प्रवेश करेगा। यह इस रूट का सबसे लंबा और मुख्य हिस्सा है। अरब सागर को पार करने के बाद जहाज भारत के अलग अलग रिफाइनरी टर्मिनल जैसे मुद्रा, जामनगर पहुंचेगा। फुजैरा से भारत के पश्चिमी तट की दूरी 1400 से 2000 किलोमीटर है। एक बड़ा जहाज ये दूरी 3 से 5 दिनों के भीतर आसानी से तय कर लेता है। वहीं यूएई से हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आने में जहाजों को 2000 से 2400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी दूरी के साथ साथ 1 से 2 दिन का समय भी बचेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत को प्रति बैरल 6 से 8 डॉलर की बचत होगी। इस तरह फुजैरा का ये छोटा रास्ता न केवल भारत का समुद्री माल भाड़ा बचाएगा बल्कि युद्ध के समय तेल की लगातार सप्लाई भी सुनिश्चित करेगा। मित्रों, इसका एक और फायदा टोल की बचत के रूप में होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा रहा है। इसकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से आने वाले तेल की लागत बढ़ जाती है, लेकिन फुजैरा के रास्ते आने वाले तेल पर कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। मित्रों, आज हम आपके साथ एक और खुशखबरी साझा करना चाहते हैं। हमारी तरह आप भी जी परिवार का हिस्सा हैं और जी परिवार जिस पेड़ की एक शाखा है उस पेड़ का नाम एसएल ग्रुप है। आज एसएल ग्रुप ने अपने सफर के 100 साल पूरे कर लिए हैं। 100 साल का ये सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन हर पड़ाव में आपका साथ और सहयोग हमें हमेशा मिला है। इसलिए हम आशा करते हैं आप भी हमारे साथ एसएल ग्रुप के 100 साल के जश्न में शामिल होंगे, क्योंकि इस सफर और सफलता में आपकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। आपका योगदान भी अहम रहा है। इस विशेष अवसर पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपना अनुभव साझा किया। हम चाहते हैं आप उन्हें सुने और एसएल ग्रुप के 100 वर्षों की यात्रा को आप हमारे साथ जरूर देखें। सफर के सपने बड़े हों, इरादे अटल हों, तो तमाम मुश्किलें भी शिखर तक पहुंचने से रोक नहीं पाती। एसएल ग्रुप के 100 वर्षों का सफर संकल्प, समर्पण, संघर्ष, सेवा और सफलता की बेमिसाल कहानी है। नेतृत्व कौशल, दूरदृष्टि, जोखिम लेने की ताकत, कभी न हारने की जिद, मानवता की सेवा के मूल्य और राष्ट्र हित का भाव, इन्हीं मूल्यों पर आगे बढ़ते एसएल ग्रुप की धमक आज दुनिया भर में महसूस की जा रही है। I started business when I was 17 and I still think I am 17. Currently I am working on 2 projects which are in technology space, but I am quite hopeful and certain that we will succeed and it will create new benchmarks. एसएल ग्रुप के 100 साल एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है ही, एक जिम्मेदारी भी है। महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना, उससे सीखते रहना और इस संस्था को आगे बढ़ाना। यात्रा के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और एसएल ग्रुप आने वाले 100 वर्षों के लिए देश और मानवता की प्रगति और सेवा के लिए समर्पित रहेगा। Story of SL Group's 100-year journey, that often the greatest impact in life begins with a simple acknowledgement that another human being matters. When the kindness is combined with opportunity and trust, it creates a chain reaction. One life uplifted can go on to uplift many others. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100 वर्षों की यात्रा में सिर्फ सफलता ही हासिल हुई। सच तो यह है कि 5 बार ऐसे मौके आए जब एसएल ग्रुप पर गंभीर संकट आया, लेकिन वक्त बीता और संकट के बादल भी गुजर गए। यह संभव हुआ क्योंकि एसएल ग्रुप की बुनियाद दीर्घकालिक सोच और दृढ़ संयम पर टिकी है। When someone
colleagues were present there, and one colleague asked that, what about next year? And my answer was, don't worry, we will find many things, and your business and your group will never be below 100 crore. Group saw a day when Wall Street Journal of New York newspaper termed our group as richest Indians in 1998 and 99. एसएल ग्रुप के लिए सफलता केवल बिजनेस खड़ा करने तक सीमित नहीं है। ग्रुप का मकसद ये साबित करना रहा है कि भारतीय महत्वाकांक्षा दुनिया में कहीं भी सिर ऊंचा करके खड़ी हो सकती है। डीएनए में आज का संदेश: 10 साल में 100 साम्राज्य खड़े कर लेना आसान हो सकता है, लेकिन किसी एक विरासत को 100 वर्षों तक विश्वास, अनुशासन और मूल्यों के साथ संभाल कर रखना ही एक असाधारण नेतृत्व की असाधारण पहचान होती है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।